हरे कृष्णा, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछले लेक्चर को मैंने सैमसंग के मोबाइल से मुझे लेना पड़ा था क्योंकि मैंने आपको दो कारण बताए थे। एक कारण ये है कि एप्पल के आईफोन में आपका वीडियो जो है पॉज नहीं होता है, मतलब रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो पॉज करके आप कट नहीं कर सकते। और दूसरा कारण ये था कि वो जो मैं माइक लगाता हूँ वो माइक काम नहीं कर रहा था। एक्चुअली मुझे लग रहा था काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा था और ये अपने माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी उसका मुकाबला उसकी बराबरी ये नहीं कर सकता। तो लेकिन वीडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब आ रहा था, इसके कारण मुझे वापस से एप्पल पे आना पड़ा है। लेकिन हमने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसका व्यवस्था कर ये लिया है कि पॉज करने के लिए मैंने एक ऐप इंस्टॉल कर लिया है। उस ऐप के थ्रू वीडियो पॉज हो सकता है इन बिटवीन ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। और दूसरा चीज़ ये है कि माइक लगाने के लिए, कॉलर माइक के लिए जो एक कनेक्टर आता है, एप्पल की विशेषता ये है कि वो कोई और कनेक्टर या कोई एक्सेसरीज को सपोर्ट करेगा ही नहीं, उसका ओरिजिनली सपोर्ट करेगा। उन्होंने इतने छोटे से डिवाइस का मतलब कॉर्ड का वो लिया है दाम 900 रुपये, जो कुछ दिनों में आ जाएगा। अब तो ये हो गई बात, है ना। अब हम लोग काम पे आते हैं। तो अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें कॉन्सेप्चुअल जानकारी देंगे, क्लैरिटी देंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो अब क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, फिर इस पर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से काम होगा हम लोगों का। तो इससे समय भी वेस्ट नहीं होगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आप लोग को भी सुविधा होगी और मुझे भी। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन जनरल द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज, और चार ऑप्शंस है। चार ऑप्शन क्या क्या है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, वो टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से उसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग फंक्शन, थोड़ा बहुत तो करता है लेकिन बहुत ज्यादा। थर्ड है स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या टेम्परेचर पे स्ट्रांगली डिपेंड करता है। और डी है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्या ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए, कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस है, अगर उसका हम लोग हीट बढ़ा देते, उस सब्सटेंस को हीट कर देते, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोगों ने सॉलिड को हीट किया, तो सॉलिड को अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता है इन सॉलिड, तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा इन सॉलिड तो थर्मल कंडक्टिविटी गिर जाएगी। लिक्विड में होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी गिर जाएगी, और गैस में होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये क्यों होता है, अगर इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग को याद करना आसान रहेगा। देखिए, सॉलिड में होता क्या है कि सॉलिड में दो तरीके से थर्मल कंडक्शन होता है, थर्मल कंडक्टिविटी काम करती है, हीट कंडक्शन होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ई ट्रांसफर, है ना, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और दूसरा होता है हमारा लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन। इन दो कारणों से, इनके कारण हमारा सॉलिड में हीट कंडक्शन होता है। अब क्या होता है कि अगर हम लोग हीट कर देंगे किसी सॉलिड मटेरियल को, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो रैंडम होने लगेगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो वो सही ढंग से नहीं, और लैटिस वाइब्रेशन भी, लैटिस भी इधर उधर हो जाएंगे, तो ठीक से हीट कंडक्ट नहीं करेगा, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी गिर जाएगी। लिक्विड में के केस में क्या होता है कि जब हम लोग हीट करते हैं तो उसका जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों बढ़ जाते हैं। सॉरी, विस्कोसिटी कम होती है, मतलब डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है कि उसके अंदर एटम्स जो है कि उसे टकराते अच्छे से नहीं है, तो इसलिए हीट फ्लो अच्छा नहीं होता, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी गिर जाती है। लेकिन गैस में होता क्या, जैसे ही आप हीट बढ़ाएंगे तो उनके एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर होते हैं, वो होते हैं इधर इधर इधर, रैंडम होते हैं बहुत दूर, तो उनको और एनर्जी मिलेगी तो वो और तेजी से मूव करेंगे, एक दूसरे से ज्यादा टकराएंगे, तो हीट कंडक्शन बढ़ जाएगा।
तो गैस के केस में क्या हो जाता है, हीट कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है जी नहीं, अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो तो हम लोग इतना चीज नहीं पढ़ते, तो ये हो गया हमारा गलत। स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ प्रेशर, सी इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फंक्शन नहीं है इसीलिए सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इट इज स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये हो गया हमारा गलत। स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट, जी हाँ ये स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगला क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, जी नहीं, प्रेशर पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन होता तो है, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर छूट गया आई थिंक, विथ इंक्रीज इन, यहाँ पर टेम्परेचर लिखा रहेगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस हम लोग पहले देख चुके हैं इसके पहले वाले में, इंक्रीजेस। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीजेस, रेड मार्कर, इंक्रीजेस इसका आंसर हो जाएगा। अभी लोग देख लिया। विच लिक्विड मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं होगी, हीट की बात होगी, हम लोग मैकेनिकल वाले हैं। लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, तो ये क्वेश्चन किससे आ रहा है, ये क्वेश्चन चार्ट से आ रहा है। अब चार्ट में भी ऐसा ऐसा आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा ऐसा देगा जो आपको चार्ट में मिलेगा भी नहीं। तो इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है कि जितना क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करिए, तभी आपका कवर होगा। विच लिक्विड मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, तो इसका आंसर हो गया सोडियम हो जाएगा, DNA, सोडियम। इसको कैसे किया, इसके लिए चार्ट देखना पड़ेगा। और लोएस्ट के किसका होगा, इसमें हो जाएगा एयर का, ठीक है। ये इसके लिए भी आपको चार्ट देखना पड़ेगा, और चार्ट बार बार देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें से, तो हम लोग सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग सॉलिड्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है तो हम लोग का इंसुलेटिंग सॉलिड है उसका थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअल चीज है। देखिए होता है क्या है कि इंसुलेटिंग सॉलिड का क्या काम होता है, पहले हम लोग देखते हैं। एक वायर जा रहा है, एक वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है या एक पाइपलाइन है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्शन कराते हैं। कंडक्शन कराते हैं तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल वायर हो गया, इसके ऊपर हम लोगों ने इंसुलेशन किया, इंसुलेशन किया तो ये हो गया इंसुलेशन। तो ये इंसुलेशन क्या करेगा कि हीट को बाहर जाने से रोकता है, लेकिन करंट को भी बाहर जाने से रोकता है। फिर क्या किया गया कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया T, है ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा कि ये इंसुलेशन ऐसा होना चाहिए कि ये हीट को पूरी तरह से रोक दे ताकि वायर मेल्ट हो जाए या हीट को थोड़ा जाने दे। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसे कम हीट जाने दे रहा था, अब ये हीट को ज्यादा पास करने देगा, क्यों, ताकि वायर गले रहे। इवेंचुअली आगे बढ़ने पर वायर गल ही जाता है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। और एक और चीज होता है जो, ये तो इलेक्ट्रिकल वायर का एग्जांपल, अगर हम लोग इसमें देखें कंडक्शन जो स्टीम पाइपलाइन है, इसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है कि इसमें से हीट पास ना हो, हीट पास ना हो और मैक्सिमम हीट हमारे एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए जो हमें चाहिए नहीं। तो क्या होता है कि इसमें हम लोग इंसुलेशन किए लेकिन बहुत ज्यादा हीट आ रहा है, बहुत ज्यादा हीट आ रहा है, तो क्या करेगा, तब भी हीट को रोकेगा तो ये पाइप मेल्ट हो जाएगा। तो पाइप मेल्टिंग नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए ऐसा थर्मल इंसुलेटर लगाया जाता है जिसका क्या होगा, आपका थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, हीट को पास कर देगा, हीट पास कर देगा जिससे मेल्ट होने से बच जाए। एक हद तक ही काम हो सकता है, उसके बाद ये पिघल ही जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इज जनरली लो, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अगर अच्छे हैं तो उनका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, ये बिल्कुल गलत है, जस्ट अपोजिट होता है इसका। कॉपर वगैरह थर्मल कंडक्टर अच्छे होते हैं, जितना अच्छा थर्मल कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, उतना ही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होगी। तो ये आंसर सही है पहला, ये गलत है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, हम लोग देख चुके हैं, इंक्रीज होगा,
ये गलत है, लिक्विड का डिक्रीज होता है, सॉलिड का डिक्रीज होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड इज ए स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखिए स्ट्रॉन्ग फंक्शन तो नहीं कहेंगे आप, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग है भी तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है, तो ये भी सही ही है, ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लेकिन ये ज्यादा सही है, तो इसमें हम लोग को ज्यादा सही वाला चुनना है। यूपीएससी में यही चीज होता है कि आपको सही और ज्यादा सही, गलत और सही ज्यादा गलत बीच से चुनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आ रहा है एग्स का, मतलब अंडे का, शाकाहारी लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं है। तो एग्स विथ ए मास ऑफ 0.15 किलोग्राम पर एग एंड ए स्पेसिफिक हीट ऑफ 3.32 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस are cooled from 32 degrees Celsius to 10 degrees Celsius at a rate of 300 eggs per minute. The rate of heat removal is। तो ये क्वेश्चन हमारा है, मैंने पढ़ दिया, थोड़ी राइटिंग दो तो आपको मैनेज कर लीजिए सुन के। तो इसमें कह रहा है कि एक एग्स है हमारे, ठीक है, एग्स है ये, हाँ, कुल मिला के 300 एग पर मिनट में डाले जा रहे हैं। इसमें से क्या किया जा रहा है कि गर्म अंडे हैं उबले हुए, उनको ठंडा किया जा रहा है फैक्ट्री में। तो एक एग का मास कितना है, मास है आपका 0.15 किलोग्राम पर एग, एक एग का है, ठीक है, और इसको कूल किया जा रहा है। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई, स्पेसिफिक हीट यानी स्मॉल सी कितना है, 3.32 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, और कूल फ्रॉम 32 डिग्री, इनिशियल कितना आ जा रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ये भी डिग्री सेल्सियस में, तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाता है। और टी फाइनल क्या है जिसमें कूलिंग करके लाया जा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, एट ए रेट ऑफ 300 एक्स पर मिनट। एक बार में कितने एक्स को किया जा रहा है, एन मान लीजिए, 300 एक्स पर मिनट, एक मिनट में 300 अंडों को ठंडा किया जा रहा है। द रेट ऑफ हीट रिमूवल यानी हीट रिमूवल रेट पूछा जा रहा है, Q इज इक्वल टू वाट या Q डॉट इज इक्वल टू वाट। अब इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका है किलोवाट में, हम लोग को आंसर जो लाना है वो है किलोवाट में। अभी हम लोग ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपका दो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट और मास दिया होता है, तो नेचुरल से एक इक्वेशन हमारे दिमाग में आता है कि वो है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इस इक्वेशन का, इस आइडेंटिटी का, इस एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, M है, ठीक है, डेल्टा T है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस, C है, और ये है। तो रेट ऑफ हीट रिमूवल, तो इसमें सिंपल सी बात है कि एक अंडे का हीट रिमूवल इतना होगा, तो 300 का कितना होगा, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हीट रिमूवल इज इक्वल टू हीट रिमूवल या हीट रिमूवल रेट, हीट रिमूवल रेट पूछा है ना, ठीक है, इज इक्वल टू, और सिंपल है, नंबर ऑफ एग्स कितने आ रहे हैं एक बार में, 300 एग्स पर मिनट, एग्स पर मिनट, इनटू m कितना है एक एग का, 0.15 किलोग्राम पर एग, इनटू c कितना आ रहा है, 3.32 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, इनटू डेल्टा टी यानी टी आई माइनस टी एफ, इंटू टी आई माइनस टी एफ कितना है, 32 डिग्री, 32 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, यूनिट्स काट देते हैं। तो एग्स का एग से कट जाएगा, मिनट कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, किलोग्राम किलोग्राम से कटेगा, किलो जूल कट रहा है, नहीं कट रहा, डिग्री सेल्सियस से कट जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना पे आएगा, वो आ जाएगा किलो जूल पर मिनट, ठीक है, और हम लोग किलोवाट में निकालना है, तो किलो तो आ गया, जूल पर मिनट है, और वाट क्या होता है, वाट होता है हमारा जूल पर सेकेंड। तो इसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हम लोग को 1/60 से मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी 1 मिनट पर 60 सेकेंड, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा किलो जूल पर सेकेंड में, और ये हो जाएगा किलोवाट में। तो हम लोग का जो आंसर आएगा इनटू, इसमें क्या कर देंगे, टोटल एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 1/60 कर देते हैं, 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो
क्या है सबसे पहले 300 गुने 0.15 गुने 3.32 इंटू 22 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 60, 54.78 किलोवाट। तो 55 ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 किलोवाट या 54.78 किलोवाट, 54.78 किलोवाट और 55 किलोवाट। इसका ऑप्शन डी में है दिया हुआ है। तो हम लोग ये क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि विच इक्वेशन इज यूज्ड फॉर हीट फ्लक्स फॉर कंडक्शन। तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो देखिए क्या होता है। हम लोग पहले जाने हीट फ्लक्स होता क्या है। हीट फ्लक्स का सिंपल है हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हम लोग का जो पहला इक्वेशन क्या होता है, फोरियर में कंडक्शन में फोरियर लॉ के अनुसार कौन सा है आपका, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एस, यही होता है। तो ये हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, हम लोग को ये दिख रहा है, और हम लोग इसको मार देंगे सही, जो है पे हम लोग फंस जाएंगे, ये गलत होगा क्योंकि पूछ क्या रहा है हीट फ्लक्स यानी Q बाई ए, और ये किसका दिया है, ये हीट का दिया है, टोटल हीट का। तो हम लोग को हीट फ्लक्स का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है कुछ नहीं, इसमें करना क्या है, Q बाई ए इज इक्वल टू, ए को इधर ला देंगे इसके नीचे, माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम लोग देखेंगे कहाँ दिख रहा है, इसमें ऊपर वाले ऑप्शन में, तो हम लोग को कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए ग्रेड मतलब ग्रेडियंट का अर्थ होता है, ये डी टी बाई डी एक्स क्या है, ये डी टी बाई डी एक्स है ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट सिंपल मैथमेटिक्स का हम लोग जानते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़े, ये ग्रेडियंट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ टी है, ग्रेडियंट ऑफ टी। तो ये क्यू बाई ए हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस के ग्रेड टी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो ये हो जाएगा बी। ये इक्वेशन क्या है, ये फोरियर लॉ है, लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, हीट फ्लक्स का पूछा है, और ये क्या है कन्वेक्शन का है, और ये है रेडिएशन का। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसे अपने आप में सही है लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा है इसमें, मतलब बुकलेट में दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। A 2 kilowatt electric resistance heater submerged in 30 kilogram water is turned on and kept for 10 minutes. During the process, 500 kilojoule of heat is lost from the water. Then temperature rise of the water क्या होगा, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक पानी गर्म होने के लिए हम लोगों ने बाल्टी में रखा, और उसमें एक हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक हीटर लगा दिया, एक हीटर लगा दिया, इलेक्ट्रिक हीटर जो हम लोग घर में होता है सिंपल। तो ये जो पानी है इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से बोल रहा है कि इसको क्या किया गया कि 2 किलोवाट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर लगाया गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये हीट कितनी सप्लाई करता है। तो 2 किलोवाट इज इक्वल टू 2000 किलोवाट या इज इक्वल टू 2000 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये 2000 किलो जूल हीट सप्लाई कर रहा है। और कितने देर के लिए चालू कर दिया गया है, टी इज इक्वल टू 10 मिनट, और 10 मिनट कितना होता है हमारा 60 इंटू 10 यानी 600 सेकेंड्स के लिए चालू किया गया है। तो टोटल हीट इसमें कितना सप्लाई कर रहा है, ये हीट सप्लाई क्या हो जाएगा, QS इज इक्वल टू इतना इंटू इतना, तो 2000 किलो जूल पर सेकेंड इंटू 600 सेकेंड्स, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 किलो जूल, इतने हीट को ये सप्लाई कर रहा है। तो अब क्या है कि सॉरी 2000 वाट है, 2000 वाट है, तो ये जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये 12 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल सप्लाई कर रहा है, या फिर आपको इसको कहा जा सकता है कितना 120 1200 किलो जूल सप्लाई कर रहा है। अब बोला जा रहा है कि 1200 किलो जूल यहाँ से सप्लाई हो रहा है, पर सेकंड कितना हो जा रहा है आपका 2000 किलो जूल पर सेकंड की सप्लाई है, लेकिन टोटल सप्लाई कितना हो रहा है, इतने देर में 1200 किलो जूल इसने सप्लाई कर दिया, अपना काम कर दिया। लेकिन अभी इसमें एटमॉस्फेरिक हीट लॉस भी होगा, वो क्या होगा, इस 10 मिनट तक में
वो हो रहा है 500 किलो जूल। तो इसमें से क्यू लॉस्ट कितना हो जा रहा है, हीट कुछ एटमॉस्फेयर को चल जा रहा है, वो है 500 किलो जूल। तो इसके अंदर हीट कितना आया, हीट टोटल आया आपका, क्यू सप्लाइड था 1200 किलो जूल और चला गया 500 किलो जूल। तो शेष बची हुई राशि ही हम लोग को कैलकुलेट करेगा। तो क्यू एस ये हो गया और क्यू एल कितना है हमारा, वो है 500 किलो जूल। ये दो चीज हमको मिल रही है। तो अब हम लोग इसका क्यू स्टोर्ड निकालेंगे, मतलब क्यू कितना बचा कुछ है इसके अंदर, पानी में कितना गया। तो हम लोग क्या निकालना है, टेम्परेचर राइज निकालना है ना। तो क्यू स्टोर्ड यानी जो हीट गया उसके कारण टेम्परेचर जितना राइज हुआ, तो ये जाएगा क्यू सप्लाइड माइनस क्यू लॉस्ट। ये कितना आ जाएगा 1200 माइनस 500 इज इक्वल टू 700 किलो जूल। 700 किलो जूल हीट इसमें सप्लाई हुआ, इन 700 स्टोर हुआ। 700 किलो जूल हीट के कारण जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो हम लोग का जो इक्वेशन है इसमें यूज करते हैं, क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसको अब हम लोग यूज करेंगे, इसको यूज करते हैं। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोगों का, Q है 700 इज इक्वल टू M कितना है हमारा 30 किलोग्राम ऑफ वाटर 30 kg। हाँ ये है किलो जूल, 700 किलो जूल इज इक्वल टू 30 kg इंटू सी कितना है हमारा 4.18। 4.18 होता है। यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट नहीं दिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे किलो जूल है तो हम लोग 4.18 रख रहे हैं। अगर ये जूल होता तो 4180 रखते। 4.18 इंटू और आपका डेल्टा टी निकालना है जो कि आपका आएगा डिग्री सेल्सियस में। ये क्या होता है, किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ आता है, किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आता है, ये किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमारा डिग्री सेल्सियस निकालना है, डिग्री सेल्सियस ऐसे ही, हाँ किलोग्राम से ये कट गया, किलो जूल से किलो जूल कट गया और डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा। तो हम लोग को निकालना है। तो डेल टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल टी बराबर 700/30 गुने 4.18। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से और इसका वैल्यू जाएगा डिग्री सेल्सियस में आएगा क्योंकि ये एक यूनिट यहाँ पे चला गया। तो वो आ जाएगा आपका 700 इंटू 30 इंटू 4.18 और 700 बाई आंसर 5.58 आ रहा है, हाँ है कोई 5.6 सर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं देख मुझे सही आया है कि नहीं आया है, 3 का ए। ये हमारा आंसर सही आया है, इसका आ जाएगा 5.58। ये हो जाएगा 5.58 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कितना 5.6, हाँ तो ये 5.6 आएंगे, 5.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 और क्वेश्चन है, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, मैंने सिंपल लिख दिया, एन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस रूम हीटर इज टर्न ऑन and kept for 50 minutes, amount of energy transferred by the room heater to the room, लैंग्वेज शॉर्ट करके लिख दिया यहाँ पे, ऑप्शन सही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन भी है इसका। देखिए एक रूम हीटर इज टर्न ऑन, ठीक है, फॉर 50 मिनट्स, ठीक, और रूम हीटर 1 किलोवाट, सॉरी मैंने 1 किलोवाट छोड़ दिया है यहाँ पे। 1 किलोवाट रूम हीटर इज टर्न ऑन, फिर 50 मिनट अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड, और ये किसमें पूछ रहा है, किलो जूल में। तो देखिए 1 किलोवाट है, हाँ उसकी कैपेसिटी है, तो 1 किलोवाट यानी कि 1 किलो जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 किलो जूल वो एनर्जी हीट ट्रांसफर कर रहा है रूम हीटर जो है। और इसको कितना देर के लिए ऑन छोड़ दिया गया है, 50 मिनट्स के लिए, 50 मिनट्स के लिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो एनर्जी की बात करिए कि क्यू कितना होगा। तो क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, क्यू किस में आता है, किलो जूल में आता है। हम लोग का आंसर भी किलो जूल में पूछा है, तो इसको हम लोग पहले सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट से देख के कर लेंगे इसको हम लोग। क्यू इज इक्वल टू 1 किलोवाट पर का, ये किलोवाट का है, इंटू 50, अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, इंटू 60,
सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 × 50 × 60 यानी 3000 किलो जूल। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चेक किया जाए हम लोग सही किए कि नहीं, फोर्थ का सी। चलिए इसका आंसर भी सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद लेक्चर हम लोग एंड कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो इसमें बोला गया है कि ए हॉट 16 × 16 × 16 सेंटीमीटर क्यूबिकल आयरन ब्लॉक इज कूल्ड एट एवरेज रेट ऑफ 80 वाट। हीट फ्लक्स रेट बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ये क्यूब है और ये लोहे का क्यूब है और इसका साइज क्या है 16 × 16 × 16 है। हाँ सेंटीमीटर क्यूब है, 16 और ये भी 16, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिकल आयरन ब्लॉक इज कूल्ड एट एवरेज रेट ऑफ 80 वाट। हीट फ्लक्स करना है। तो देखिए हम लोग का क्या है, कूलिंग से हीट निकल रही है आपकी 80 वाट से, यानी 80 जूल पर सेकेंड निकल रही है, ठीक है। आंसर हम लोग का वाट पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको हम लोग वाट में ही रहने देंगे। तो हीट फ्लक्स पूछ रहा है, तो हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट फ्लक्स पूछ रहा है और वाट में है तो इसको वाट में ही हम लोग रहने देंगे 80 वाट और मीटर स्क्वायर नीचे वाला। तो हीट फ्लक्स होता है Q/एरिया, ठीक। तो हीट हम लोग का निकलते हुए दे ही दिया है, हम लोग बस एरिया से डिवाइड कर देना है। तो हम लोग का क्यूब का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a²। तो यहाँ पे हम लोग का 6 × 16 × 16 16 × 16 ये किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, हीट फ्लक्स निकालेंगे। तो हीट फ्लक्स जो है इज इक्वल टू क्यू कितना है 80 वाट पर 6 × 16 × 16 ये आ रहा है और ये वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर किस में है, वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² का स्क्वायर मीटर, यानी 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ पे जहाँ हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर उसमें 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे में है ये हो जाएगा 80 वाट पर 6 × 16 × 16 × 10⁻⁴ या मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो 6 × 16 × 16 × e⁻⁴ इज इक्वल टू और 80 बाई आंसर 520.833। इसमें कौन सा है 521, इसका हमारा कितना आ रहा है 520.833 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, जो कि आंसर के अनुसार कितना नियर अबाउट 521 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखिए मेन चीज़ ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा से अधिक सॉल्व कर सकते हैं वही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रह देते हैं। हरे कृष्णा, जय हिंद, थैंक यू।